नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कहावत है कि बोया पेल बबूड़ का तो आम कहां से होए। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कुछ ऐसे ही हालातों से गुजर रही है। जो बयानात भारतीय जनता पार्टी की ओर से सतत आते रहे हैं, वो चाहे जो डिस्टर्ब करने वाली जो एक शैली है, वो नुकसान अब भारतीय जनता पार्टी को ही पहुंचा रहे हैं। मैं बात कंगना रनौत के बयान की कर रहा हूं। किसान आंदोलन को लेकर जो उनका बयान आया था, उस पर बवाल जारी है। और बवाल की स्थिति ये हो गई कि अब तो राहुल गांधी भी सीधे तौर पर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। 2 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और 3 राज्य चुनाव की बेला की दौर में खड़े हुए हैं और खासकर महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव इसी साल हो जाना है। तो जो कुछ हो रहा है या चल रहा है, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उसके खेमनहारों के लिए बेहद बेहद चिंता और संकट का सबब बना हुआ है। कोशिश हुई है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए, लेकिन डैमेज कंट्रोल के प्रयास में विपक्ष के हमले और ज्यादा तीखे या और तेज हो गए हैं। और हम कह सकते हैं कि कोड़ में खाज का काम आज महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र से जो एक सूचना आई, वहां 8 महीने पहले जिस शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो धराशायी हो गई। तो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा या मसला है, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन चाहे वो बयानतों की बात हो कि जो एक बिगड़े हुए बोल या जैसे बयान, वो और दूसरा भ्रष्टाचार इस समय जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करता चला जा रहा है। और जो बीजेपी में आपस में एक अभी चुनाव के दौर में कहीं ना कहीं टकराव के हालात हैं। जम्मू कश्मीर में हमने कल देखा था कि क्या कुछ हुआ था, और वो सूची को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ, संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव के एक समाचार सूचनाएं आई। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं, वो दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिनाइयां मुश्किलें बढ़ाती चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके हाथों में बीजेपी की बागडोर है, वो पूरी की पूरी उनकी कुनबा परेशान है, हलाकान है, हैरान है। और कहीं ना कहीं एनडीए में भी जबरदस्त तरीके से एक जो मुश्किलात हैं, उनका जो घटक दल है, ये सब कुछ हो रहा है बीजेपी में, वो उस खेमे को भी परेशान और हलाकान किए हुए हैं। तो आज हम इन्हीं सब पर बात करने के लिए चलेंगे। जो हमारी ये डिबेट है, उसमें खास पैनल के पास मैं कहूंगा हमारे पैनल से कि जुड़े हमारे जो आज के मेहमान हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट अनिल सिन्हा साहब हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, लक्ष्मण कुची जी हैं, और राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो दिन ब दिन बीजेपी के लिए कठिन होते चले जाने। तो सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करने के पहले कंगना रनौत का वो बयान जरूर सुनाना चाहूंगा आपको और अपने दर्शकों को, स्मरण कराना चाहूंगा, जिसको लेकर एक द्वंद छिड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा है वो बयान। उसके साथ साथ कुछ और भी है। इसके बाद राहुल गांधी ने भी जो आज एक अगर हमारे इतने एक्स शीर्ष किया है। नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं, वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है, इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। ये बयान था कंगना रनौत का, और उस पर सुप्रिया स्नेत्र का जो बयान आया था, वो भी हम सुनते हैं।
एक बेहद वाहियात बयान इस देश को सुनने को मिला और वो सुनकर बहुतों का सिर शर्म से झुक गया और बहुत लोग बेहद आक्रोशित हुए। और ये बयान और इस तरह के बयान देने में उनको पारंगत हासिल है, लेकिन अब वो सिर्फ एक फिल्म एक्टर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, बड़ी चुनी हुई सांसद हैं, बड़ी प्रिय सांसद हैं, हैंडपिक करी गई थी वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। कंगना रणावत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ऐसे शब्द शायद ही किसी राजनेता ने इस देश के लंबे इतिहास में कभी बोले हों। इस देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा बताया और उसके बाद यह भी कहा कि ये जो सारा किसान आंदोलन था, जो किसान अपने हक की, अपने अधिकारों की, अपने सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जहां 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, जहां 1.25 से 1.5 साल तक किसान खुले आसमान के नीचे गर्मी, पानी, बरसात, आंधी में, ओलों में बैठे रहे, वहां पर इनका कहना है कि ये अमेरिकी और चीनी शक्तियां ऐसा कर रही थी। अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के। तो जाहिर है इस पर आक्रोश होना था। जाहिर है इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। जाहिर है कि जो किसान धरती का कलेजा फाड़कर अन्न उगाता है, उसको चिंता नहीं कि गर्मी हो, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, ओले हो, वो अन्न उगाता है, हमारा पेट पालता है। उस किसान को अगर बलात्कारी और हत्यारा कहा जाएगा तो आक्रोश होगा। और एक बात यह भी सच है कि किसान चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कर्नाटका का हो, यह असम्मान तो कोई नहीं सहेगा। तो आक्रोश बहुत हुआ और सवाल हुआ बीजेपी से कि क्या ये आपकी सांसद कह रही हैं या ये आपका आधिकारिक स्टैंड है? क्या आप भी आंदोलन करने वाले किसानों को, हक के लिए लड़ने वाले किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बताते हैं? क्या ये आपकी सरकार का मत है? क्या ये आपका मत है? अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। तो आज एक रेयर मूव में, क्योंकि हरियाणा का चुनाव भी पास में है और आगामी हार तो ऐसी है कि चुनाव टालने की मांग हो रही है। पता है कि 240 पर लाकर देश के मजदूर और किसानों ने सबक सिखाया है, अभी हरियाणा बिस्तर बोरिया बंधवाने वाला है। तो एक स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है, उनसे गहरी असहमति है इस बयान से और नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए ना वो अधिकृत है, ना उनको अनुमति है और उनको निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के बयान भविष्य में ना दें। तो हमारे इस मंच से कुछ सवाल हैं। आपकी चुनी हुई सांसद है, चहेती सांसद है, बड़ी लोकप्रिय है आप लोगों के पार्टी में। अगर ये उनका मत नहीं है, अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है, तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। ये मैं हृदय से माफ करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी 2024 में। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे, अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। अगर ये आपका मत नहीं है तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। निकाल बाहर की ये बात थी कि निकाल बाहर करिए संसद से, कंगना रनौत को मांग कर रहे थे कांग्रेस। साथ साथ राहुल गांधी का भी जो एक एक्स आया था इसी मसले पर, उन्होंने कहा है कि किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम, मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र
लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसान को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन वापस लेते समय बनी सरकार समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवारों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर लें, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। ये राहुल गांधी का एक एक्स था जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को उन्होंने तीखा एक हमला या एक तीखी उस पे जो है अपनी टिप्पणी की है। अनिता, शुरुआत आपसे करूंगा। मैंने जैसा कहा कि कहीं ना कहीं जो आप जब बबूल का पेड़ बोते हैं तो आम की चाहत तो उससे की नहीं जा सकती, और ये जो सब कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहीं अपने ही जाल में बुरी तरह उलझती फंसती चली जा रही है। और ये जो एपिसोड है, इसके साथ साथ जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, कितना डैमेज, कितनी कठिनाई, कितनी मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं या और ज्यादा नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी या उसके जो अलायंस को। अनिल जी, आपकी टिप्पणी से शुरुआत। नहीं, देखिए इसमें कई चीजें हैं। एक तो जो आप कह रहे हैं जाल में फंसना नहीं, वो पॉलिटिक्स वही है। तो जो पॉलिटिक्स आप करते हैं तो कंगना कोई अलग से थोड़े ही, जो जिस तरह के आपके विचार हैं कि हर एक आदमी मतलब जो बीजेपी से बाहर है वो देशद्रोही है, वो भी मतलब मनगढ़ंत है। मतलब एक बेईमानी भरा ये राजनीति है। उसके तहत वो कई बार क्या होता है कि आप बेईमानी को भी इंटरनलाइज कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, आपको वही सच लगने लगता है। जैसे कंगना जैसी अभिनेत्री हैं और जिस तरह की का उनका व्यवहार रहा है और जिस तरह से आगे बढ़ी है, तो उससे साफ दिखाई देता है क्या कि बहुत चालाक किस्म की मतलब महिला है। अच्छी अभिनेत्री है, रही हैं, उनका बढ़िया रहा है परफॉर्मेंस। लेकिन जो आगे बढ़ने का मामला है तो वो किस तरह से मतलब समझिए ये यही सब करते हुए मतलब बिना पॉलिटिक्स किए हुए आप संसद तक पहुंच सकते हैं, तो वो कैसे पहुंच सकते हैं ऐसे इन्हीं से तरीके का बयान दे करके। तो एक तो बीजेपी को ऐसे लोग चाहिए और ऐसे लोगों को बीजेपी चाहिए, तो ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। चाइना मतलब जो रोड पर आ गए, वहाँ कहीं साजिश, ये सब बीजेपी की नैरेटिव है। कोई ऐसा मतलब उन्होंने मामला किसान का है, चुनाव है अभी हरियाणा में, ये सब वजह से वो ये इन्होंने वापस लिया, नहीं तो यही नैरेटिव उनकी है। इस तरह के यही जो भी राहुल गांधी कांग्रेस वगैरह के बारे में जो बीजेपी या मोदी जी बोलते हैं उसमें और कंगना जी ने कहा है उसमें फर्क क्या है। ऐसे ही चीजें उनके बारे में, चाइना के बारे में तो राहुल गांधी पर कई बार आरोप लगा चुकी है बीजेपी कि इनका चाइना से संबंध है। तो चाइना से लेकर के याद नहीं है उन्होंने जो विदेश में जो ये किया था, जो लेक्चर दिया था, उसको लेकर के तो संसद ही नहीं चलने दिया। अब बताइए, जिस फैमिली में 2 आदमी तो आजादी के बाद मारा गया और आजादी के पहले पूरा परिवार जेल से बाहर आना और जाना, मतलब मोतीलाल नेहरू का पूरा खानदान वो जो है या तो जेल में रहता था या कहीं देश के किसी हिस्से में आजादी का आंदोलन का काम करता रहता था। उसको बता रहे हैं ये क्या कि आप जो ये लोग माफी मांगना वगैरह तो इतना हो गया है कि बार बार बोलना भी ठीक नहीं है। तो ऐसे लोग उनसे पूछते हैं कि आप देश के लिए क्या करें, तो ये नैरेटिव बीजेपी की नैरेटिव है। कंगना की का मामला यही है कि इसमें ये दिखाई देता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी, कोलैप्स हो गया है बीजेपी का जो ये है क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, जो लीडरशिप है उसकी, उसमें कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं रह गया है और बहुत ही अराजक स्थिति है। और ये एक चीज से नहीं नजर आ रहा है, 2-3 घटनाएं आप लीजिएगा। जैसे इनको कहना पड़ा कि ये सांसद है लेकिन इनको बोलने का अधिकार नहीं है,
अरे सांसद है तो वो क्या आपसे प्रवक्ता से पूछेगा, उससे तो उसकी हायरार्की ज्यादा ही है। तो जो आपके विचार हैं उसने रख दिया। अब गलती इतनी ही है कि उनकी गलती नहीं, मतलब जो कोऑर्डिनेशन का है, उनको अपने जो हेडक्वार्टर है या जो उनके मतलब थिंक टैंक है उनसे पूछ करके, आईटी सेल के अमित मालवीय से पूछना था कि अभी सही टाइम है कि नहीं। वो कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है, ये हमको लग रहा है। और ये कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ है ऐसे नहीं। अभी आप देखिए कि जो चुनाव बढ़ाने के लिए बीजेपी के जो हरियाणा के की कमी मतलब के लिखा है बीजेपी ने कि चुनाव बढ़ा दीजिए, ये क्या दर्शाता है? जहां मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, मतलब कम से कम एक मास्टरमाइंड तो करीब करीब उसका अगर कोई प्राइज वगैरह नोबेल प्राइज से ऊपर का कोई प्राइज अगर है तो वो मास्टरमाइंड बनने के लिए, चाणक्य का काम करने के लिए उनको मिलना चाहिए। तो वो भारत रत्न से ऊपर और नोबेल प्राइज से भी ऊपर। कितना यहाँ का मीडिया किस तरह से उसको पोर्ट्रे किया कि अरे वो तो मतलब कि अगर रेत से पानी निकाल देने वाला शख्स है, कोई भी चुनाव हरा सकता है, कोई भी चुनाव जिता सकता है, 400 पार के 543 के पार कर जाएगा। इस टाइप का जो इमेज बनाया, उसकी हालत ये है कि उसी का प्रदेश जो कमेटी है वो बोल रहा है चुनाव, जो कि जबकि चुनाव आयोग ऐसा है कि बिना उनके आदेश के और बिना उनकी सलाह के एक डेट तय नहीं कर सकता है। उसमें भी अगर ये मतलब हो गया प्रॉब्लम की गड़बड़ हो गया, मतलब डेट ठीक नहीं समझ में आ, मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम दिख रहा है। इसी तरह से लिस्ट, अपनी लिस्ट, कांग्रेस में भी लिस्ट बदल हुआ है, सब पार्टियां करती है, लेकिन बल्क में ऐसा पूरी की पूरी लिस्ट जो है ऐसा वापस करते हुए हम तो अपने मतलब यहाँ तो सब बुजुर्ग पत्रकार हैं, हमने ऐसा नहीं देखा कि पूरी पूरी लिस्ट जो है वही स्क्रैप हो जाए, ये हमने आज तक नहीं देखा। 1 सीट का 4 सीट 5 सीट का होता है कि उसको बदल दिया, 5 का भी नहीं, 2 3 4 ऐसा हुआ है, बल्क ऐसा हो ऐसा नहीं हुआ। तो ये शो करता है कि बहुत ही अराजक, मतलब लीडरशिप में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अच्छा, चाहते ये थे जैसे राम माधव को भेजा था वापस, और देखिए आरएसएस के भी वर्किंग स्टाइल पर बात करना चाहिए। कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, 2-3 साल हुआ होगा, वापस लिया, आप संगठन में काम करेंगे, और अब संगठन से इधर भेज दिया। अभी क्या है भाई, बताओ कि कहे भे उसको वापस लिया था, ओपनली बताओ कि क्यों फिर उसको लाया वापस। तो ये स्थिति बीजेपी की लीडरशिप का प्रॉब्लम है। और क्राइसिस जो है वो क्राइसिस आइडियोलॉजी की क्राइसिस नहीं है, आइडियोलॉजी वही है। क्राइसिस ये है कि जो लोग हैं वो अब रिजेक्ट कर रहे हैं, अब वो उसको नहीं तैयार हैं। और देखिए अभी कलकत्ता का चल रहा था, बिहार में, महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं हुई हैं, लगातार हो रही हैं, मीडिया उसको कुछ चला ही नहीं रहा। वहां तो क्रांतिकारी बना हुआ है कलकत्ता में, और जो हमारे जो सर्वश्रेष्ठ चैनल वाले लोग सब हैं उनका जरा देखिए, जो क्या कहते हैं ऊर्जा और उत्साह देखिए कि अभी जो वहाँ बीजेपी ने कोशिश की है कलकत्ता में, मतलब वो फाइट असल में रिकवर करना चाहता है नैरेटिव को। उन्होंने इसीलिए यूक्रेन की यात्रा की, उसके बाद फिर उसका यूक्रेन का भी रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट लगातार, बांग्लादेश में पहले ही रिजल्ट आ गया था। फॉरेन पॉलिसी से लेकर डोमेस्टिक पॉलिसी तक में पता चल रहा है कि आरएसएस और बीजेपी का जो ये है क्या कहते हैं, उसकी जो राजनीति है वो पूरी तरह फेल हो रही है और देश के खिलाफ जा रही है, समाज के खिलाफ जा रही है। जल्दी से इसको, ये टाइम ज्यादा नहीं लगाना चाहिए विपक्ष को। थोड़ा सा प्रॉब्लम है विपक्ष में भी कि जिस तरह से उतर के इनको उतार देना चाहिए गद्दी से, वो उतारने का काम अभी भी नहीं हो रहा। वही कलकत्ता में बताइए, अभी वो कलकत्ता में रोड पर है और ये लोग जो है महाराष्ट्र में या बाकी जगहों पर रोड पे नहीं है। तो आरी किसान को कहेगा, सबको कहेगा, किसानों को भी समझना चाहिए इतना लंबा समय से क्या कर रहे हैं भाई। अरे इतना मतलब इतनी बदतमीजी कर रहा है, आपका कोई मान नहीं रहा है, तो कुछ प्लान करिए इनको उतारने का। हम सिर्फ एमएसपी तक सीमित रहना, ये हमको लग रहा है कि पॉलिटिकली सुसाइडल है, ये उससे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए।
बिलाल सर, जो हम बात कर रहे हैं इसमें एक ये भी निकला हुआ है कि ये जो अनिल सर ने भी कहा कि स्क्रिप्टेड है, ये चीजें बिना उनके नहीं बोल सकते। ठीक है कि अमित मालवी या जो बीजेपी का पूरा विंग है वो अलाउ नहीं करता, तो उल्टा पड़ गया है तीर पूरी तरीके से, कहीं जो चूकें हुई हैं वो एक चीज। और जो मैं महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहा था कि महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार वाला एक मसला मुद्दा, एक नया हाथ, अब निरंतर जो विपक्ष है उसको बैठे बैठे मुद्दे मिलते चले जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जितना समेटने की कोशिश करते हैं उतना रायता फैलते जा रहा है। आपकी टिप्पणी? नहीं, संजीव जी आप ठीक फरमा रहे। कंगना क्या, ये सरकार ही उस आंदोलन को खालिस्तानी कह के संबोधित कर रही, और कंगना ने तो अपने व्यंग बाणों से, अपनी भाषा से लोगों को चोट पहुंचाई है। वो तो स्क्रिप्ट होगी, आई होगी, स्क्रिप्ट पढ़ना है हाँ, वो तो पढ़ती है डायरेक्शन में। और बल्कि सरकार ने तो उस आंदोलन के लिए नुकीले सड़कें बिछा दी थी, जी। तो चोट तो सरकार सीधे मार रही थी। और उस वक्त जो नैरेटिव में किसानों के प्रति जो कुछ हो सकता था वो सब कहा जा रहा था और कहलवाया जा रहा था। कंगना रनौत कोई बहुत बड़ी बुद्धिजीवी तो है नहीं। उन्होंने भी जिस तरह के व्हाट्सएप पढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के आरटी सेल जिस तरह के व्हाट्सएप समाज में डालता है, वही व्हाट्सएप वो पढ़ती होंगी और वही व्हाट्सएप उनको मेमोराइज हो गए होंगे, वही उन्होंने बोल दिया। तो ये बता रहा है कि एवरीथिंग विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जो क्या फिल्म फिटिनिटी में रह के आप भले एक पॉपुलैरिटी कमा ले, भले ही आप लोगों के बीच प्रख्यात हो जाए, लेकिन आपका बौद्धिक स्तर क्या है? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आज संसद को रिप्रेजेंट करती है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करती है, मेन स्ट्रीम भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन ये भी बता रहा है कि आपका बौद्धिक स्तर क्या है, आपको समझ और बूझ का कोई एहसास ही नहीं, आपको खुद ही एहसास नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। और एक चीज होती है न्यूसेंस वैल्यू, आप वो न्यूसेंस वैल्यू एक क्रिएट करना चाहती है कि आप किसी ना किसी तरह मार्केट में बनी रहे। तो ये सब कॉमन चीजें हैं। मैं तो कंगना रनौत को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो कभी एक सिंसियर हो गए या संजीदा होके कभी उन्होंने कोई बयान दिया, ना मेरे को ऐसा कोई याद। मैं यही कह सकता हूं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस तरह के लेख, जिस तरह के मैसेजेस, जिस तरह के संदेश भारतीय जनता पार्टी की फिटिनिटी में चलते हैं, उसी को वो देश की वास्तविकता समझती है और बोल दिया उन्होंने। वही लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वही लोगों को अंधभक्त बना रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक अंधभक्त होके कंगना रनौत ने चीजों को बोल दिया। उनको ये एहसास ही नहीं कि बोल क्या रही है, उसका एहसास ही नहीं है। और जो उन्हें डैमेज करना था वो कर दिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी यकीनन इसका हरियाणा के चुनाव में और जहां भी किसान आंदोलन हुए उस पृष्ठभूमि में नुकसान उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और साथ ही साथ जिस तरह की बयानबाजी के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है वो सबके सामने है। चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे रमेश उदीड़ू हो, सब लोग जानते हैं किस तरह के बयानबाजी देते हैं। ये तो गनीमत है कि कंगना रनौत ने कोई सांप्रदायिक बयानबाजी नहीं की। आप देखिए हेमंत विश्व शर्मा क्या सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहे हैं, आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने कल क्या बोला है, आप देखिए अनुराग ठाकुर किस तरह से बोलते थे, आप देखिए रमेश विदुड़ी किस तरह से सदन में गाली बकते थे, आप देखिए सुदीप बंदोपाध्याय क्या नहीं बोलते, आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होके क्या किस तरह से बोला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरह से ये लोग अपने छटपटाहट में किसी तरह भी माहौल या तो कॉम्युनलाइज हो जाए या फिर सांप्रदायिक एक वातावरण बना दी जाए पूरे देश के अंदर, या फिर इनको ये एहसास है कि हमारा किसी तरह का भी कोई नैरेटिव काम नहीं कर रहा, तो हर हालत में दंगा करा दो, इस तरह का बोले कि दंगे हो जाए, या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिएक्ट करा दो ताकि वो रिएक्शन करे और हमें उसका एडवांटेज मिल जाए। तो अच्छी बात यह है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी इस पॉलिटिक्स को देश में समझ चुकी है और वो खामोश है।
और आज किसान भी उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें कंगना रनौत के बयान पर रिएक्ट करना चाहिए था। उन्हें पता है कि ये न्यूसेंस वैल्यू है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान बोले, देखे किसानों पर पता लगेगा उन्हें वो कहां खड़े हैं। आज संसद में ही घेरा जाता है उनको, शिवराज सिंह चौहान को आपा खो देते हैं अपना। प्राइम मिनिस्टर खुद सतपाल मलिक को किसानों के बारे में क्या बोलते थे। और अभी अनिल जी बात कर रहे थे राम माधव की, राम माधव के बारे में सतपाल मलिक ने क्या किस तरह से एक्सपोज नहीं किया उन्हें, क्या क्या डीलिंग थी, क्या इनडायरेक्टली उनके बारे में नहीं बताया। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक परसेप्शन बनाने में थर्ड टर्म में पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। उसके पास कोई नैरेटिव नहीं है, वो एक दिशा की तलाश है और एक फ्रस्ट्रेशन है। उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो माइंडसेट है एक्चुअल, जो ओरिजिनल माइंडसेट है, जिस तरह से उनका माइंडसेट बनाया गया है, जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, वो माइंडसेट एक नेचुरल परिस्थितियों में रिएक्ट होकर बाहर आ रहा है, चाहे वो सांप्रदायिकता के दृष्टिकोण से बाहर है या वो अटपटे बयान के चलते बाहर आए। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की छवि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद जो एक सुधार का जो पहलू होना चाहिए था उससे तो बहुत दूर है, बल्कि दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। और विपक्ष ने आज उनको इस स्तर पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो एक अपनी राजनीतिक समझबूझ भूल गए कि राजनीति होती क्या चीज है। वो सांप्रदायिकता को, कॉम्युनल बयानबाजी को ही राजनीति समझ रहे हैं। सामाजिक विषय नहीं उनके पास बात करने के लिए। कोई एक सोशल एस्पेक्ट होता है पॉलिटिक्स का, उस पर कोई बात नहीं करते। देश के मुद्दों पे वो बात नहीं करना चाहते। सामाजिक न्याय के जो मुद्दे इस वक्त रेलिवेंट उस पर बात नहीं करना चाहते। कृषि किसानों के मुद्दे उस पर बात नहीं करना चाहते। ओपीएस वाली स्कीम लाए, उसका पूरी तरह विरोध हो गया। अब आप बताइए, ओपीएस की स्कीम लिया है, बिना किसी विचार मंथन के आप वो ओपीएस की स्कीम लिया है। आप अच्छी तरह जानते हैं संजीव जी के इस देश के अंदर एक हायर जुडिशियल सर्विसेज भी होती है, एचजे जिसे बोलते हैं, और वो देश की बहुत ही प्रेस्टिजियस सर्विस होती है। उसके अंदर आप अप्लाई 35 के बाद कर सकते हैं, 35 साल के बाद ही आप अपेयर हो सकते हैं। तो 35 साल के जब आप बाद अपेयर होंगे तो 25 साल की सर्विस कहां से करेंगे, जिसके अंदर इंटरव्यू और एग्जाम्स आने तक का 1-1.5 साल लग जाता है। तो आपके 25 साल कैसे मिलेंगे? यानी कि हायर जुडिशियल सर्विसेज के लोगों को आप देश में पेंशन ही नहीं देना चाहते, जो देश की सुप्रीम जुडिशरी है, क्या आप उसको पेंशन स्कीम से काटना चाहते हैं? आपको ये पता नहीं कि देश के अंदर एक ऐसा एग्जाम भी है एचजेएस का, जिसमें आप अपेयर ही 35 साल के बाद हो सकते हैं। 7.5 साल तो उसमें लॉ की प्रैक्टिस चाहिए। तो आप एक स्कीम लिया है, यूनिफाइड एक स्कीम लिया है, आपने बोलना शुरू कर दिया कि साहब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही ल्यूक्रेटिव और बहुत ही अच्छी स्कीम है। आपको यह पता नहीं कि देश के अंदर सर्विस सेक्टर के अंदर किस तरह का मैकेनिज्म है, किस किस तरह की कंडीशंस है, किस किस तरह की सर्विसेज है, कुछ पता मालूम नहीं इन लोगों को। बस हर चीज जो नैरेटिव बनाना, उस नैरेटिव के इर्द गिर्द बिल को गौर देते हैं। वो यही इन्होंने वक्त में किया, यही इन्होंने कृषि किसानों की बिलों में किया कि साहब बिल आए नहीं, साहब अदानी जी के पूरे देश में गोदाम बन गए और साहब ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक अपनी राह से भटक गई है, अंधेरी गलियों में चली गई है, छटपटा रही है। उसको बिल्कुल ही एहसास नहीं है कि उनकी दिशा क्या है, क्या देश की राजनीति है, समाज में किस तरह की बेचैनी है, समाज में क्या मुद्दे हैं, समाज में किन मुद्दों की प्रासंगिकता है, विपक्ष किस नैरेटिव लेके चल रहा है, किस तरह की आज घेराबंदी विपक्ष सरकार को लेकर कर रहा है। उनको कुछ एहसास नहीं है। सिर्फ एक नैरेटिव बनाते हैं आर्टिफिशियल, उस नैरेटिव के अकॉर्डिंग एक राजनीति को घड़ते हैं और समाज में चले जाते हैं, चाहे वो बूमरैंग करे या बैकफायर करे, इसका कोई बिल्कुल एहसास नहीं है। तो यही सब कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है, एक माहौल बन रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अगर अपना कोर्स करेक्शन नहीं करेगी तो मेरा ख्याल है राजनीतिक दृष्टिकोण से या इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में या भारतीय राजनीति में बहुत जल्दी अप्रासंगिक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी अप्रासंगिक हो जाएगी। लक्ष्मण सर, जो एक जहर की राजनीति की बार बार बात होती है, हर बार यही है कि, और ये देख रहे हैं, अभी बिलाल जी ने जिक्र भी किया, उसके पहले भी जिक्र हुआ कि नैरेटिव सेट करने के लिए कहीं तक भी चले जाना है। कंगना रनौत तो एक, हमने कहा कि वो तो सिर्फ
एक ऐसा उनका हथियार थी जिसका उपयोग किया, और अब जब हो गया तो उसको यूज एंड थ्रो, जो भारतीय जनता पार्टी की हैबिट है, वो उस तरफ कहीं करने की शैली हो जाती है, कर रहे हैं। और फिर ये जो मुख्यमंत्रियों के जो बयानात हैं, हमने यूपी के चीफ मिनिस्टर को देख लिया जो आया, वो उन्होंने वहां जो एक जबरदस्त तरीके का जो बंटवारे वाला बयान, फिर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के बारे में बात हुई कि आपको राम और कृष्ण की जय कहना होगा। ये एक एजेंडा कहीं इसीलिए चल रहा है कि अब सारे हथियार फेल हैं, कहीं कोई अब आपके पास राह नहीं है, लेकिन वो अब सक्सेस हो नहीं पा रहे। जनता उसको कहीं ना कहीं निस्तेज कर रही, जनता की ओर से, विपक्ष तो उसका प्रतिकार या विरोध कर ही कर रहा है। आपकी टिप्पणी लक्ष्मण जी, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ संजय जी, जैसे आप बता रहे हैं कि इनके पुराने मुद्दे अब चल नहीं रहे हैं और नया बोलने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, तो इस कारण से इनके पास और कुछ चारा बचा नहीं है, बल्कि इसको ध्रुवीकरण ही करें और वातावरण को कलुषित करें। लेकिन अब एक बात है, जो आम आदमी जो सड़क पे है वो समझ गया इनका खेल सारा। और जैसे अभी आम चुनाव में हुआ था, आगे बढ़ते बीजेपी का इसी तरीके से लोगों का उनके ऊपर से विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। अच्छा, और ये एक समय था जब मोदी जी कुछ भी करें, सही भी करें गलत भी करें, लोग उसकी सराहना करते थे। लेकिन अब चूंकि उनके ऊपर विश्वास उठ गया है, वो अब अच्छा काम भी करें, अगर वो अच्छा भी हो, अब लोग उसको विश्वास करने में अब इतना वो उनका ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ गया है। और लगी बात ये कंगना वगैरह की, कंगना तो एक्ट्रेस है, उनको स्क्रिप्ट मिलता है तो वो पढ़ देती हैं और एक्टिंग कर लेती हैं, तो बगैर स्क्रिप्ट राइटर के। और पत्रकार भी, उनको जो फिल्मी पत्रकार मिलते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, उनका अप्रोच अलग होता है। जो हम लोग न्यूज़ के जो जर्नलिस्ट हैं, जो बाकी हम लोगों के अप्रोच, हमारे सवालात अलग तरीके से होते हैं, तो वो उनको आदत ही नहीं है जो सच्चे मतलब न्यूज़ पत्रकारों से कैसे डील करना है। किसी ने कुछ पूछ लिया उनको, और पढ़ी लिखी है नहीं वो, थोड़ा बहुत जो भी 10वीं 12वीं जो भी की होगी, उसके बाद सेल्फ एजुकेशन है उनका, कोई ऐसा फॉर्मल एजुकेशन का कोई प्रमाण है नहीं। और ऊपर से वो जो उनका जिस तरीके का लाइफ रहा है अभी तक, काफी उसमें वो खुद भी ड्रग एडिक्ट है, वो मानती हैं, मतलब इसमें इतना एटलीस्ट गुटला है कि उन्होंने माना। तो जो ऐसे व्यक्ति इससे ज्यादा तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, जो उनको ट्रेनिंग जो भी, जैसे किसी ने बोला कि व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के तो अच्छा, बीजेपी में ये एक ट्रेजेडी ये हो गया उनके साथ में। पहले अच्छे वक्ता होते थे, नेता बड़े अच्छे होते थे, जो पार्लियामेंट में जब बोलते थे सुनने को मन करता था। तो अभी इनके पास टैलेंट का इतना कमी है, जो जेटली जी, सुषमा स्वराज, इन लोगों के चले जाने के, प्रमोद महाजन जी, इन सब के जाने के बाद में ऐसा कोई वक्ता भी नहीं मिले इनको अपनी बात जो ठीक से रख सके पब्लिक के बाद। तो कंगना रनावत वही करेगी जो उसको स्क्रिप्ट राइटर डायरेक्टर बोलेगा, और क्योंकि वो है नहीं, अभी खुद अकेली हैं, तो वो इसी तरीके से प्रॉब्लम में डालेंगी पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से प्रॉब्लम में डालेंगी। प्रदीप सर, सभी को आपने सुना, और साथ साथ जो परसेप्शन की बात है, जो नैरेटिव की बात है, वो तो पूरे का पूरा जो कुछ है ना, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी जो एक साइड कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाना पड़ रहा है कहीं ना, मोदी की ओर से, चाहे हो या बीजेपी हो, उन्हीं की जो एक लाइन है उसको कहीं ना कहीं फॉलो करती है या उसी के ऊपर चलती ज्यादा दिखती है। और साथ साथ ये जो कुछ चीजें हैं, मैंने जैसे कहा कि आपने जो एक लाभ लेने की कोशिशें आप करते जाते थे, वो लाभ अब आपको मिल नहीं पा रहा और हर बार आपके कार्ड्स फेल हो रहे हैं। आपकी टिप्पणी सर। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जो कंगना जी ने कहा वो आश्चर्यजनक नहीं है संजीव जी। बिल्कुल, बीजेपी ने जो विरोध किया है उसको मजबूरी में विरोध करना पड़ा, जैसा आपने भी कहा, सबने कहा हरियाणा का इलेक्शन है। कंगना जी के इतने बयानात आ गए, कभी विरोध हुआ है? कंगना जी का जो अभी बायोडाटा लक्ष्मण जी ने दिया, जो पूरा बायोडाटा पढ़ के सुनाया, वो बायोडाटा तो पहले का है। 14 अगस्त को आजादी मिली थी,
ये दर्जा 2 का भी कोई विद्यार्थी नहीं कहेगा। कंगना जी ने कहा तो उनको बीजेपी का टिकट मिला, इसी बायोडाटा पे बीजेपी ने टिकट दिया है ना। और कंगना जी कुछ नहीं है, लक्ष्मण जी की बात मैं नहीं मानता हूं। कंगना जी सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी की सांसद हैं, महामहिम विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी की पसंद है वो, मतलब राजनीति के लिए, राजनीति में मोदी जी ने लाया। तो कंगना जी को हम कैसे वो करें? सवाल इस बात का नहीं जो आप बबुल कांटा बोने कह रहे थे ना, ये पूरे कुएं में भांग मिली है। बीजेपी को मैं लगातार आपके यहाँ 1-2 बार और बोल चुका हूं, मेरा लगातार मानना है पॉलिटिकल पार्टी न थी न रही है। ये जो राइज की है, जो इसकी थोड़ी बड़ी विचारधारा आपको दिखाई देती है, वो सोशलिस्टों के साथ ये 30 साल रहे हैं, 25 साल रहे हैं, उनके साथ जेल में रहे हैं। इसलिए जो नेता जो बोलते थे, आप देखिए ना, जो बीजेपी के इवन मिडिल 90 के बाद भी बीजेपी के जो नेता हैं वो सब बारो किए हुए हैं, वो कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के आए हुए हैं। यशवंत सिन्हा से ले किसी का नाम ले लीजिए आप, क्योंकि इनकी विचारधारा है ही नहीं। विचारधारा केवल एक है, हिंदुत्व की। इनका राष्ट्रवाद भी हिंदुत्व से जुड़ गया। इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एक है, पोलराइजेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। क्योंकि इसमें इनका जो बहुत बड़ी बुद्धि जो है, उसमें बुद्धि ये है कि इंडिया में कास्ट जो है वो काई की तरफ जमी है। कास्ट की वजह से पॉलिटिकल पार्टियां जो है कास्ट के आधार पर बटी हुई है, कास्ट के आधार पर वोट लेती है। तो आप धर्म को चला दो तो ठाकुर, यादव, ब्राह्मण, ओवण सब खत्म। इसकी कोशिश वो करते रहे 89 से, सफल भी हुए। आज भी जो आप सफलता देख रहे हैं वो यही है। वो एक बहुत बड़ा कारण है। मैं अभी भी मानता हूं कि धर्म की वजह से नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन जो एक धारा बही, पोलराइजेशन हुआ, और एक जो कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस की करनी से जो दुष्प्रचार हुआ, अल्टरनेटिव बीजेपी बन के उभर गई। उसका हम लोग पिछले 3 टर्म से दुष्परिणाम भोग रहे हैं, क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी। अगर बीजेपी को एतराज रहता, कई बयान गिना दिया बिलाल साहब ने। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि जात के बारे में कहते हैं कि तुम्हारी जात क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन से पूछते हैं जी। और वो कहे नहीं कहे, अनुराग ठाकुर कोई कंगना रनावत नहीं ना है। वो तो एक्सपीरियंस 3, 4 दफा उनके लोकसभा में थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात थी कि उसके 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद उस पर मोहर किसने लगाया कि बहुत बढ़िया भाषण दिया। महामहिम विश्व गुरु प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी। तो जिस पार्टी का हेड, जिस सरकार का हेड इस तरह के घटिया बयान को कहेगा बहुत अच्छा बयान है, तो आप समझ लीजिए कि वो कुएं का पानी क्या होगा। तो बीजेपी में कंगना रनावत का बयान हो, चाहे गिरिराज सिंह बयान जो देते थे, चाहे रमेश बिधूड़ी जो बयान देते थे, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है, कतई नहीं आश्चर्य होता है। ये पॉलिटिकल बयान दे ही नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिकल ट्रेनिंग इनकी हुई नहीं है। ये पॉलिटिकल शिविर में नहीं गए हैं, ये शाखा में गए हैं जो ओरिजिनल है। बाकी तो सब बारो किए हुए हैं कांग्रेस से। अब संजय सिंह को आप मान लीजिएगा बीजेपी का, मेनका गांधी को आप मान लीजिएगा बीजेपी का, यशवंत सिन्हा को आप बीजेपी का मान लीजिएगा। ये लोग बीजेपी के थे ही नहीं। कांग्रेस में जो हैं या जो सोशलिस्ट पार्टी में हैं, उसमें से 60% जो हैं वो पॉलिटिकल शिविर, उनकी शिविर लगती थी। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी कवर होगी तो आप भी संजय जी देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी की शिविर लगती, प्रशिक्षण शिविर, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगता था। उनको पॉलिटिकल विचारधारा क्या सिखाई जाती थी। मुझे याद है लोजपा 2000 में बनी, और पासवान जी ने 10 साल में कम से कम 10 पॉलिटिकल कार्यकर्ता शिविर किया, जिसमें 5-6 में मैं भी गया था। और वहां बाकायदे ट्रेनिंग होती है, और बाहर से लोग भी बुलाए जाते हैं। बुद्धिजीवी भी इन शिविरों में, समाजवादी का मैंने इटावा में किया था और जसवंत नगर में किया था। इन लोग बाहर से भी वक्ता बुलाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। वो सब तो बीजेपी में मैंने कहीं नहीं देखा। बीजेपी में तो संघ के मोहन भागवत जी आएंगे, जिन्हें पॉलिटिकल नॉलेज है ही नहीं।
पॉलिटिकल नॉलेज इन लोग को उतना ही है जितना इंटरमीडिएट पास बीएससी पास आदमी साथ साथ पढ़ता है और साथ साथ पॉलिटिकल देखता है। मतलब मैं बहुत ब्लंट स्वर में कह रहा हूं, इसलिए कि ये 30 साल से जो माहौल खराब हुआ है, और आप ये देखिए कि इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, चाइना और अमेरिका इसके पीछे है। मैं इनको आईबी ने या रा ने इनको रिपोर्ट दे दी थी। बोल कौन रहा है? बोल कोई साधारण आदमी नहीं रहा। माइंड कीजिए। आप इसको कह के ये नहीं टाल सकते कि कंगना जी अभिनेत्री थी और उनको पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे पॉलिटिक्स में जो लोग आए हैं, जो मंत्री बने, उसमें कई पढ़े लिखे नहीं थे, 10 तक भी नहीं पास थे। मुझे जहां तक ख्याल है इंदिरा गांधी भी उतना पढ़े लिखे नहीं थी और देश की सबसे सफल प्रधानमंत्री मानी जाती है। पढ़ाई लिखाई से पॉलिटिक्स का मतलब नहीं होता। मैं बहुत दिन से ये सब जो सुनता हूँ तो मुझे बेचैनी होती है कि वो एमए पास नहीं, फलाना नहीं। पढ़ाई लिखाई आपको कल्चर देती है, लेकिन कई बार आप पढ़ लिख के भी अनकल्चर्ड होते हैं। क्या ये लोग पढ़े लिखे नहीं है? ये गिरिराज किशोर नहीं पढ़े लिखे हैं, रमेश मिश्रा नहीं पढ़े लिखे हैं, क्या बोली बोलते? अनुराग ठाकुर पढ़े लिखे नहीं है कि बाप पे चले जाते हैं किसी के, और संसद में, लोकसभा में। तो इसलिए पॉलिटिकल कल्चर में नहीं जरूरी है। जो आप बबूल बोने की बात करें, बबूल बुआ नहीं गया है, कि बबूले है पूरा बीजेपी। आपको इसी तरह कांटे मिलेंगे यहाँ पे। ये बात शायद 15 साल पहले मैं नहीं कह सकता था। 30-35 साल हो गया रिपोर्टिंग में मुझे। 15 साल पहले मैं नहीं कह सकता था। मैं ये मान सकता था कि हाँ, ये हिंदुत्व पे आधारित पार्टी है, ये वो। आप ये देखिए कि पॉलिटिकल रहता तो बीजेपी 80 में अलग हुई ना। बीजेपी बनी कब? 80 में। 80 में जो इनका बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था, इन्होंने क्या रेजोल्यूशन पास किया था? आर्थिक रेजोल्यूशन क्या पास किया था? गांधीवादी समाजवादी आर्थिक ढांचा। आप उठा के देख लीजिएगा, बॉम्बे प्रस्ताव देख लीजिएगा, अडवाणी जी थे उसमें। गांधीवादी समाजवादी विचारधारा, इन्होंने गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी नहीं, गांधीवादी विचारधारा रखी थी। वो बीजेपी, वो संघ जिसपे आरोप लगता है गोली मारने का, जिसके कार्यकर्ता और छोटी मोटी नेता जो अभी भी गोली उनका पुतला जमा के मारती है, उसने गांधीवादी भी लिया और गांधीवादी की एहसन करके भी कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि इनकी कोई भी चीज चल नहीं रही, इनकी है ही नहीं जो चलेगी। आप ग्राउंड पे रहते तब ना होता है ग्राउंड खसक गया। आपका ग्राउंड केवल एक चीज पे था, हिंदुत्व पे। आपने राष्ट्रवाद का उस पर लम्बा चढ़ा के आपने लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू किया। चाइना यहां तक आ गया, आपका राष्ट्रवाद कहीं नहीं हिला। आप अमेरिका के पीछे पीछे भाग रहे हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी देखिएगा 2 साल बाद इस सरकार का क्या होता है। सारे सौदा अमेरिका से हो जाएंगे, उसके बाद इस सरकार का क्या होता है। ये मेरा परसेप्शन है, मैं जानकारी नहीं है। तो इसलिए संजीव जी, ये सारी चीजें जो हो रही है, कंगना का इस तरह बोलना में कोई जो रिएक्शन आया बीजेपी का, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन है, हरियाणा किसान है, इसलिए बीजेपी को अंतिम में मजबूरी के बोलना पड़ा। आज तक कोई बयान आया है कि नहीं भाई उनका व्यक्तिगत है? महाराष्ट्र का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है प्रदीप से, जहाँ किसानों की बहुतायत है। वो आने वाला जो महाराष्ट्र, यूपी, अरे भाई यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब किसान है। हाँ, नहीं, मैं तो आने वाला इलेक्शन, चूंकि महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र इलेक्शन है, महाराष्ट्र के किसान भी, क्योंकि किसान जात को की है। अनिल जी कह रहे थे किसान नहीं सड़क पर आते। अनिल जी, ऐसा है कि हमसे बहुत बड़े नेता ने 20 साल पहले कहा था, हमने उनसे कहा आप लोग किसान पे क्यों नहीं जोर देते हैं? किसान प्रॉब्लम आज की तो है नहीं। हम लोग जब छोटे थे तब भी किसान प्रॉब्लम थी, 30 साल के थे तब भी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात की कि किसान जाति में बटा हुआ है, किसान एज ए यूनिटी कभी नहीं आया। किसान आंदोलन हुए देश में, आजादी के पहले भी हुए। सदानंद सरस्वती भी किसान आंदोलन करने से किए थे, लेकिन किसान कभी भी एज ए यूनिटी, आप देखिए ना, किसान का कोई नेता नहीं उभरा तो स्थानीय स्तर पर उभरा। टिकैतिया हो गए, वो शरद जोशी उधर महाराष्ट्र में हो गए, उसके पहले एक कोई और था। ये छोटे छोटे जो है पॉकेट्स में नेता बने, और पॉकेट में, क्योंकि किसान जब वोट देने जाता है तो यादव, कुर्मी, लोध, ठाकुर, ब्राह्मण सब में बढ़ जाता है। जाट, गुजर,
सब में बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी, इसलिए किसान आज तक भोग रहा है। किसान वोट बैंक नहीं बन पाया। किसान जिस दिन वोट बैंक बन जाएगा, ये सारे लोग उसके आगे। आप बताइए, इतना दिन चला आंदोलन, इतने लोग मरे आंदोलन में, जैसा बिलाल साहब ने कहा कांटे बिछा दिए गए थे, उनको वापस वादा करके आज तक कुछ हुआ? कुछ नहीं। वो वादा किया गया था सब ठंडे बस्ते में है। किसान कुछ बोले, छुटपुट हरियाणा में निकल गए, यहाँ निकल गए। इससे ज्यादा बड़ा, और कंगना जैसी या इस तरह के लोग उन्हें देशद्रोही और बलात्कारी और हत्यारे बोल रहे हैं। ट्रेजेडी है ये। किसान ये समझ नहीं पा रहा है। आप जब यहाँ आंदोलन हुआ था तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का तो किसान नहीं आया, महाराष्ट्र का किसान नहीं आया, राजस्थान का किसान नहीं आया, जबकि ये समस्या एमएसपी की तो नेशनल लेवल पे थी ना किसानों की। बिल्कुल। क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, क्योंकि वो बटे हुए थे। तो इसलिए कंगना जैसे छोटे मोटे ततैये जो हैं वो बोल के चली जाए, लेकिन एज ए भारतीय, एज ए इंडियन, सबने फील तो किया ही होगा। लेकिन बीजेपी को नहीं फील हुआ होगा। बीजेपी को हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के वजह से ये बोलना पड़ा। अपोजिशन जब अटैक करने लगा और जिस तरह कंगना ने बोला और जिसका वीडियो उनका वायरल हुआ, वो बीजेपी को अभी हारी है। अगर नहीं हारी होती इसमें तो तब भी मुझे लगता है वो नहीं बोली होती। और अंतिम बात मैं ये कहूँगा, जो ये बात हो रही है कि बीजेपी का हर दांव उल्टा चला जा रहा है और जो चाहे बोल दे रहा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब सेंट्रल नेतृत्व कमजोर होता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जब एक मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन एक सूत्र से बंधे होते हैं और नीचे कोई ढांचा नहीं होता, उसका कोई लेयर नहीं होता है, तो जब वो सूत्र खत्म होता है तो धड़ 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 तात के पत्ते की तरह से गिरने लगता है। ये जो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में उल्टा पड़ गया, यहाँ उल्टा पड़ गया, वहां उल्टा पड़ गया, केवल इसलिए है कि जो सेंटर है, जो गुजराती ब्रदर्स थे, मिस्टर शाह एंड मोदी, जो कि चाणक्य माने जाते थे और सब माने जाते थे, जो लगता था कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने हिला के रख दिया, जो पंत जी ने नहीं किया, जो नारायण दत्त तिवारी ने नहीं किया, जो सरोजिनी नायडू ने किया, वो इन लोगों ने कर दिया 1-2 साल में। तो वो अब उनकी सब चीज बाहर आ चुकी है। और बहुत सही कहा लक्ष्मण जी ने, क्रेडिबिलिटी लॉस इतना हो गया कि यूएस वो जो आया है रिटायरमेंट वाला, उसको बिना पढ़े, मैंने मतलब बिना पढ़े मेरा पहला हिस्सा कि ये साला फ्रॉड होगा, और नेक्स्ट ईयर अखबार में आने लगा। नेक्स्ट ईयर मेरा भाई रियाडियो से रिटायर किया है, उसने भी मुझे फोन करके कहा भैया ये एकदम बेवकूफ बनाया गया है इसमें। और यही बात हो रही थी कि अब ये अच्छा काम भी करें, कोई मान लीजिए कह दे कि हम, तो कोई नहीं मानेगा, सब मानेगा कि गुजराती ब्रदर्स की कोई चाल होगी इसमें, बिना फायदे के ये नहीं करेंगे। ये आप कोई दे दीजिए ना, कोई भी स्कीम दे दीजिए, बिना उसके नहीं करेंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भरोसा उठ गया है। अनिल सर, मैं आप ही से शुरू करूंगा। सभी से एक जानना चाहूंगा, ये सब कुछ चीजें इनके विपरीत जा रही हैं, भरोसा देश की जनता नहीं कर रही, ये भी सामने आ रहा है, लेकिन जो इनका अपना जो एक एजेंडा है, जो संघ आधारित कह लीजिए, या जो इनको जहर बोने वाला जो तरीका है वो सब करना, इसके पीछे क्या दिखता है? बहुत बार ये होता है कि कहीं कोई मध्यवर्ती का भी मूड इनका है, लेकिन जो हालात है 240 पे टिकी हुई है, क्या पीछे की खेल या कहानी है क्या? क्यों ये सब इतना इस अंदाज में कि उनके चीफ मिनिस्टर्स जिस भाषा में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सबके पीछे क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आपकी समझ कहती है? अनिल सर, मैं सभी से इस पे एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। नहीं, इसमें बोलने ये यही बोल रहे थे यही। लेकिन जो पोलराइजेशन, जो प्रदीप जी ने कहा और बाकी लोगों ने भी बताया, पोलराइजेशन का एजेंडा चल रहा था, इसीलिए बोल रहे थे, तो भी चल रहा था। अब क्या होता है, जब तक आपका चलते रहेगा तो आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए ना। खुद ही प्रधानमंत्री चुनाव में जिस तरह के भाषण किए हैं, उसको आप जरा सा याद करिए ना। जी क्या कोई मतलब कि मुख्यमंत्री भी ऐसा, मतलब अगर अच्छे मुख्यमंत्रियों के लिस्ट लीजिएगा तो उसमें भी इस तरह के निचले स्तर की बातें नहीं कोई करता हुआ मिलेगा।
तो इसीलिए वो कोई नया, मतलब मुझे इसमें कोई नया नहीं है, सिर्फ नया इतना ही है उनको वापस लेने की नौबत आ रही है। मतलब वो जो बोल करके भी आराम से सीना तान के निकल जाते थे, वो सीना अब छोटा हो गया है। ये एक प्रॉब्लम आ गया है। दूसरा एक है, अब बात चली है जो किसानों के बारे में मैंने कहा, ये किसानों का ये जो क्राइसिस आप बोल रहे हैं कि सिर्फ जातियों में बटे हैं इसकी वजह से नहीं है, वैचारिक रूप से जो है वो आंदोलन ही लंबे 30-40 साल से कोशिश होती रही कि उसमें कोई विचार ना पनपे। महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगाई थी उन्होंने, मैंने ये सवाल उठाया भी था वहाँ, ये जो बॉर्डर पर बैठे हुए थे, सब जगह जो है तस्वीर जो है या तो भगत सिंह की लगाई थी, एक आध जगह कहीं अम्बेडकर वगैरह की तस्वीर थी, लेकिन इनकी तस्वीर नहीं थी गांधी जी की। अब आप सत्याग्रह कर रहे हैं और गांधी जी की तस्वीर अगर हिंदुस्तान में नहीं है तो कौन सी राजनीति कर रहे हैं? मुझको क्या है कि ये है किसान है तो कुछ मत बोलो, मजदूर है कुछ मत बोलो, ये सब चक्कर में मैं नहीं रहता। मेरा है कि जो हमको लगेगा वो आपको भी बोलेंगे और उनको भी बोलेंगे, उन्होंने भी। और ये इतिहास नहीं कहता है, कम से कम आपको मैं प्रतिवाद करूंगा इसका, कि किसानों का ऐसा ही रहा है। किसानों ने चंपारण का आंदोलन किया, देश की राजनीति बदल गई। बारदोली का आंदोलन किया, देश की राजनीति बदल गई। नमक का सत्याग्रह भी किसानों का ही था, वो उन्होंने किया और बदल गई। 42 का आंदोलन में भी जो जहां जहां फाइट हुआ उसमें किसान से जुड़े हुए लोग, मतलब सहजानंद सरस्वती के साथ वाले लोग और सब लोगों ने वो सारा कुछ मूवमेंट चलाया। बाद में तेलंगाना आंदोलन चलाया, नक्सलवाड़ी चलाया, तेभागा आंदोलन चलाया। विचार से लड़ाई होती है। या किसान को खाली मिल जाए एमएसपी, ये कोई मुद्दा नहीं हो सकता। उस समय भी मैंने कहा था ये बाजार से जोड़ने वाला मुद्दा है, और जितना एनजीओ है इसमें लगा हुआ है ये यही, और ये बताता है कि बदल देंगे दुनिया, कभी नहीं बदलेगा। विचार जो, चाहे आप समाजवादी हो, चाहे आप साम्यवादी हो, गांधीवादी हो, मैं तो कहता हूं गोडसेवादी रहिए, लेकिन विचार से लड़िए, और विचार लड़ेगा या जीतेगा उसके हिसाब से होगा। ये जो विचारहीनता है इसकी वजह से ये चल रहा है। और ये कोशिश करते हैं, अर्बन नक्सल बोल दिया, हम लोग भी रहे हैं अपने ये में ना टीन्स में। मैं तो स्कूल से ही राजनीति में हूँ, मतलब कोई ये नहीं है कि एक्सीडेंटल ये सब बोल रहा हूँ। स्कूल के समय से ही राजनीति से प्रेरित हूँ और रहा हूँ लगातार सक्रिय। तो वो जो है उस समय हम लोग जो जिस ये से थे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थे, लेकिन कोई हम लोग को पकड़ के ले नहीं गया वो किताब पढ़ने से। उसके लोग भी आसपास घूमते रहते थे। ये लोकतंत्र खत्म हुआ है। और दूसरा है कि विचारहीनता बढ़ी है। इसको अगर, और किसान क्या मजदूर सब ऐसे ही जलालत झेलते रहेंगे, विचार नहीं चाहिए तो मत चाहिए, बैठो कीर्तन करते रहो। अब अभी बताइए कि जिस तरह की बात बोल करके निकल जा रहा है, मतलब संसद है वो कोई, मैं पहले ही भी कह चुका हूं, वो कोई ये नहीं है कि प्रवक्ता है या कार्यकर्ता है। उस संसद में जीत का ही है, 240 में ही है। मतलब कि वो भी नहीं है क्या कि पूरा इतने लोग जीत के आ गए, बहुमत नहीं है। उसमें से एक सांसद जीत के आई है, वहां से जीत के आई है जो हिमाचल प्रदेश जैसा क्रूशियल स्टेट में जहां पर कि उनकी सरकार नहीं है, वहां से जीत के आई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, पोजीशन है उनकी पार्टी के हिसाब से। और वो जो है आप वो बोल के निकल रही है, और किसान जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये जो या घुसने नहीं दिया, और जो बताया प्रदीप ने भी कि कैसा कैसा उनके साथ व्यवहार किया गया है, उसके बाद भी आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस पर भी चर्चा होनी ही चाहिए। चाहे हम बीजेपी को तो रोज गाली देते हैं, लेकिन इनको भी उकसाना हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल सर, आपकी टिप्पणी। बिलाल संजीव जी, मैं ये कह रहा था कि बात भाषा की चली थी, बयानबाजी की चली थी। ये तलवार से ज्यादा आदमी को घायल करती है। जो आपकी सांप्रदायिक भाषा होती है, जो आपकी नुकीली बयानबाजी होती है, कटीली बयानबाजी होती है, जो सिद्धांत पे आधारित नहीं होती है, जो न्याय संगत नहीं होती, लोगों को आहत करती है। यही वो वजह थी कि कंगना रनौत को एक महिला ने एयरपोर्ट से निकलते हुए चांटा मारा था।
वो उसकी आंत की पीड़ा थी जो चाटा मारा गया था। और जिस तरह का ये बयान दिया है, मान लीजिए कंगना रनौत के पास सिक्योरिटी ना हो, लोग चिपट जाएंगे उनको, इतनी ज्यादा आहत है इस बयान से। कहीं भी लोग आहत होते हैं, वो अपना रिएक्ट करने लगते हैं। ये देश है, इसमें आदमी को नहीं रोक सकते, वो किस तरह से रिएक्ट कर ले, किस मूड से रिएक्ट कर जाए, किस तरह से रिएक्ट करना चाहे। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो ऐसा रिएक्शन ना दें, लेकिन फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी आहत ना करें इस तरह की बयानबाजी करके। बिल्कुल, ये वो वजह है जिसमें भाषा की गरिमा बहुत जरूरी है। आप प्रदूषण को स्वच्छ हवा बताने लगे, आप जले हुए दूध को बताने लगे ये मलाई है, आप गलत भाषा को बताने लगे, समाज के अंदर एक परिपाटी स्थापित करना चाहते हैं। आप सारी नीतिगत चीजें होती हैं, समाज के अंदर लोगों को शिक्षित किया जाता है, समाज के अंदर लोगों को सभ्य बनाती हैं सरकारें। राजनीतिक पार्टियां अपने व्यवहार से समाज के अंदर एक सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करती हैं। यहां अपनी भाषा से आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप गलत बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भाई, आप अशिक्षित बनाना चाहते हैं लोगों के, वो भी ऐसे बोले। आप अनशन बयानबाजी कर रहे हैं, सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को एक परिपाटी स्थापित करना चाहते हैं कि आप भी ऐसी गंदी गंदी जबान बोलो। तो आप पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। एक पूरे देश के स्वच्छ वातावरण को आपने जो एक वैचारिक स्तर पे जो गंदगी आपके जहन में डाली गई है, उसे आप राष्ट्रवाद के नाम पर, उसको धर्म के नाम पर, वो जो इस हद तक आपके जहन में घुस गई है कि वो एक मानसिक बीमारी बन गई है कि आप उस मानसिक बीमारी से इतने परेशान हैं कि आप हमेशा जब रिएक्ट करते हैं या तो कटीला बोलते हैं या सांप्रदायिक बोलते हैं, क्योंकि माइंड आपका इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया है कि आप बिना सांप्रदायिक बोले, बिना कटीला बोले रह ही नहीं सकते। अगर नहीं रहेंगे तो आप खुद कोलैप्स हो जाएंगे। तो गुजरात के जब दंगे हुए थे तो उसमें जो मुझे एक कविता याद है कि दिल बना कांटों का घर, जुबान नहीं छुपाती, उसके मुख से निकली वाणी रह रहे दिल दुखाती। जी जी। और जो किसान आंदोलन में लोग कह रहे हैं, कंगना राउत कह रही है लाशें बिछी हुई थी, तो वो लाशें किसानों की थी भाई। 600 किसान मारे गए हैं। जो रेप हो रहे थे, किसानों की आत्मा के साथ रेप हो रहा था भाई, उनका उत्पीड़न हो रहा था। आप उल्टा बोल रही है। रेप किसानों की आत्मा के साथ हो रहा था, उनकी भावनाओं के साथ हो रहा था, वो लोग खुद मारे जा रहे थे भाई। तो वो कविता है कि दिल बना कांटों का घर, जुबान नहीं छुपाती, उसके मुख से निकली वाणी रह रहे दिल दुखाती, जुल्म बना गौरव का परचम, रातों को नींद न आती, कैसा अजब अंधेरा छाया है इस धरती मां पर, कौन रोकेगा इन सांप्रदायिक भाषण बाजी को, बात समझ न आती, अंतः दिल तू कह दे अब अपने दिल का हाल, वरना ये दिल आप कटेगा अपने दिल के हाथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं लक्ष्मण जी और एक एक टिप्पणी छोटी छोटी लूंगा, मैं बहुत बढ़िया आप बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी, बहुत छोटी सी एक टिप्पणी, फिर मैं अंतिम टिप्पणी प्रदीप सर से लूंगा। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, कंगना ने जो बोला है वो जरूर अपोजिशन को हेल्प करेगा, तो उनके तरह से तो ये ऐसे बोलते रहे तो अच्छा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहते हैं, लेकिन देश का तो कहीं ना कहीं नुकसान और एक जो वैमनस्यता है वो तो बढ़ती चली जा रही। प्रदीप सर, इसमें जो मैं बात कर रहा था कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक पूरे का पूरा नैरेटिव सेट कर दिया है, बहुत भारी स्थिति में है, और वो यही वजह है कि शायद जो बेचैनी या जो बहुत एक ऐसा आलम है, वो दिशाहीनता वाला एक कहीं ना कहीं जो बीजेपी की ओर से निकल कर रहा है, बेपटरी होने की स्थिति उसी से पैदा हो रही है बार बार। फाइनल टिप्पणी। देखिए, राहुल गांधी ने जो है जो भी बयान दिया, जो भी काउंटर बयान दिया, वो उनकी लाइन रही है। बिल्कुल, वो बयान पे रिएक्ट करके नहीं बोल रहे हैं जी। किसान उनकी लाइन रही है। भट्टा परसौला से जब ये कुछ नहीं थे एमपी थे तब से, फिर उन्होंने मेरठ में किसान रैली, और अभी भी लगातार किसान के बारे में लगातार बोलते रहे, एमएसपी के बारे में लगातार बोलते रहे, आंदोलन का लगातार समर्थन करते रहे। तो वो अब उनका दूसरा नैरेटिव हो गया जातियों का, जो छोटी जातियां हैं, जो वो है उनको बराबर का अधिकार मिले, हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी बराबर है, जो लोहिया बोला करते थे।
एक ट्रिमेंडस लाहौर में चेंज हुआ है। मतलब मुझे लगता है सोशलिस्ट जो है खत्म हो गए हैं, ये एक नया सोशलिस्ट पैदा हो गया है। और लोहिया का सही जो शागिर्द, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शरद यादव की देन है। राहुल गांधी जो 1 घंटा मिले थे उनसे, और उन्होंने कहा भी था, याद रखिए कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं शरद यादव। ये जो कास्ट पॉलिटिक्स बताया जो और कास्ट समझाया जो, उसके बाद राहुल कास्ट के पीछे पड़े हैं, वो शरद जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि शरद जी ने मुझे भी कास्ट पॉलिटिक्स सिखाई थी, इलाहाबाद जाता था 93 में ट्रेन। लेकिन मैं जो ये कह रहा हूँ कि वो, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसका बहुत बड़ा, आप कई जगह पढ़े, सुप्रीम कोर्ट ने होमोजीनियस जो कहा कि हर जातियों में बंटना चाहिए, उसको जो लाया, जो डिसीजन दिया, जिसको लेके सारी पार्टियां विरोध करना शुरू कर दी, इवन दलित पार्टियां विरोध करना है, वो इसीलिए कि जो दलित और पिछड़े में जो अपर कास्ट है, वो जो मलाई खा रहे थे 40-50 साल से, वो बटे। सुप्रीम कोर्ट भी वही बोल रहा है, राहुल गांधी भी वही बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जो ला रहे हैं राहुल गांधी वही बोल रहे हैं। आप लोग उसको घुमा रहे हैं अलग, लेकिन राहुल गांधी को समझ है कि किसान क्या है, वो क्या है। किसानों के बारे में भी ये बोल के निकल गए हैं अनिल जी, वो मेरी बात करते। मैं भी कहा कि क्षेत्रीय में आंदोलन होता रहा है और आज़ादी के पहले आंदोलन होता है। जो जितने उदाहरण गिनाए सब आज़ादी के पहले वाले थे। तेलंगाना का बात का था, लेकिन तेलंगाना में भी क्षेत्रीय सीमित था, तेलंगाना तक सीमित था। किसान जागरूक जब तक नहीं होगा, और जागरूक तभी होगा मैं कहा जब कास्ट बैरन पर कास्ट से अलग होगा, जब वो छोटे छोटे हितों से अलग होगा। थोड़ा छोटा करिएगा, मेरा टाइम ओवर है, आप छोटे में। जी जी नहीं, उनकी अपनी समस्या भी है। देखिए, एक बार बस एक छोटा सा बता के हम खत्म करें। जी प्लीज। शरद यादव खाद्य मंत्री थे, वो बारिश हो रही थी तो बोनस का मांग हो रही थी, तो मैं उनके गया था, मैंने कहा बोनस क्यों नहीं दे देते, किसानों का मामला है। तो उन्होंने कहा प्रदीप, ये जो बोनस पाएंगे ये पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के किसान पाएंगे, यही अमीर है। आज तक दिल्ली के बगल में है, हमेशा यहाँ पे आ जाते हैं दिल्ली में, अपना मंगवा के चले जाते हैं, इसलिए बढ़ते चले जाए। क्योंकि उस समय इनका गोडाउन नहीं था FCI के। बिहार में एक गोडाउन, अब तो बहुत खुल गए हैं, एक गोडाउन था, यूपी में 3 गोडाउन थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश 2 गोडाउन थे। तो उनको बोनस मिलेगा ही नहीं, वो MSP पे देते ही नहीं है, वो वहां पहुंचते ही नहीं है। तो इसलिए ये सब चीजें इतनी आसान, इसीलिए किसान जो पूर्वांचल का, राजस्थान का, वहां का है, वो पहुंच नहीं पाता दिल्ली तक, वो लखनऊ, रांची के हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच पाता है, वो गरीब है। उसे माले जैसी संस्थाएं कभी कभी जो है लाइन लगा के दिल्ली और पटना और लखनऊ की सड़कों पे किनारे लगाती है, एक साथ मिलों का लाइन बनाती है। उनका नेतृत्व नहीं है, इसलिए वो भोग रही हैं। पॉलिटिकल पार्टियां उन पर ध्यान नहीं दे रही हैं। वो भाषण के लिए भले बोल दे, हमारा किसान अन्नदाता, जैसे अभी बोल रही थी सुप्रिया, अन्नदाता हमारे फलाना, हमारे डेटा, लेकिन कांग्रेसी ने, कौन कांग्रेस पर ध्यान दिया था किसानों पे? ये वो इसलिए नहीं दिया कि वो वोट बैंक नहीं बनी। जाट बीजेपी के साथ है, तो गुर्जर कांग्रेस के साथ है, तो यादव सपा के साथ है, और सब किसान हैं, सब किसान जातियां हैं, कुर्मी भी किसान जातियां हैं। इसलिए जी 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ठीक है आप कह रहे हैं कि, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो ये इस तरह की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जाएगा, ये बहुत स्पष्ट हो चुका है। एक अच्छी और एक बहुत शानदार चर्चा के लिए प्रदीप सर आपका, लक्ष्मण जी और बिलाल सर आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और अनिल जी हमारे साथ बने हुए थे जो शायद दूसरे कार्यक्रम के लिए उन्हें जाना पड़ा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की चर्चा। हमारा अनुरोध कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।